नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत न सिर्फ एज अ कंट्री आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत नाम कमा रहा है। इसके बारे में थोड़ा आगे चलकर हम आपको और भी बताएंगे। लेकिन भारत के रहने वाले उन लोगों ने भी पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। अब किस किस का मैं जिक्र करूं? अगर सबका नाम लेता बैठूंगा तो ये प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। खैर, आज मैं सिर्फ एक शख्स का जिक्र करने जा रहा हूं। बरतानिया में कल बरतानिया का जो वजीर आजम है ऋषि सुनक, तो आपको इल्म है ही बिलोंग्स टू इंडिया। वो असल में हिंदुस्तान का था और अफ्रीका से, कीनिया से वो उसके वालिदैन मुंतकिल होके लंदन गए थे। खैर, वो खुद भारतीय मूल्य का है। अब उसने एक लड़की को अपॉइंट किया है एज एनर्जी सिक्योरिटी सेक्रेटरी। हम जिसे यहाँ पर भारत और पाकिस्तान में वजीर कहते हैं, ये लोग बरतानिया में या अमेरिका में उसे सेक्रेटरी कहते हैं। अब उस लड़की का नाम है क्लेयर कोटिनो। क्लेयर कोटिनो। ये इसके जो वालिदैन थे वो असल में गोवा से ताल्लुक़ रखते थे और क्रिश्चियन है, हिंदू नहीं है, लेकिन है तो हिंदुस्तानी। हमें इसके लिए फ़ख्र है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं। अच्छा, हम जिक्र कर रहे थे उसके वालिदैन का। उसके वालिद का नाम है विंस्टन बासिल अकीनो कोटिनो और वालिदा का नाम है मारिया जूलिया। ये दोनों 70s में यहाँ से मुंतकिल होके इंग्लैंड चले गए थे। बेंगलोर में इन्होंने MBBS किया, डॉक्टर थे दोनों, और वहाँ पर भी इन्होंने तो मेडिकल का ही काम चालू रखा। जो खावन थे, मतलब ये हमारी जो वज़ीर हैं, उसके जो वालिद साहब थे वो थे, मतलब हैं सॉरी, वो एनेस्थेटिस्ट हैं और वालदा जो है जनरल प्रैक्टिस करती हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि ये 70s में वहाँ यहाँ से शिफ्ट होके इंग्लैंड चले गए। वहाँ पर 1985 में 1985 में इसका क्लेयर कोटिनो का जन्म हुआ। और वैसे तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ी है और पढ़ने के बाद फिर उसने कुछ फाइनेंस में भी काम किया है। लेकिन फिर ये जो है 2019 में, अभी 4 साल केवल, ये MP कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पर, टोरी पार्टी के टिकट पर MP मुंतखब हो गई। और इसने अपने दौर में जो है इसका ऋषि सुनक का बहुत सपोर्ट किया है और अब उसको सीधा कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। और वी फील वेरी हैप्पी फॉर इट। इस तरह से और कितने लोग हैं जिनके मैं आपको नाम बताऊं, जैसे अल्फ़ाबेट या गूगल का हेड है सुंदर पिचाई, विनोद धाम, या सत्य नादेला माइक्रोसॉफ्ट का, और कितने लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से बाहर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। हमें बड़ी खुशी होती है इनके बारे में कुछ भी बताते हुए। अच्छा, अभी मैं हिंदुस्तान के बारे में कुछ आपको बता रहा हूँ। पहली तिमाही के फर्स्ट क्वार्टर, यानी भारत का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से मार्च तक होता है। तो फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून 23 का जो है आंकड़े कल आए हैं, आदाद शुमार, और उससे ये पता चला है कि भारत की जो GDP ग्रोथ है, मईशत की जो इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है, 7.8% रही है। और ये 7.8% पूरी दुनिया में टॉप पर है। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें से, अब छोटी के हम जिक्र नहीं करते, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उनमें भारत इस वक्त टॉप पर है।
अच्छा, पूरे साल का ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो था तो वो तो 6.1 हुआ था, और अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी यही कहना है कि पूरे साल तक इंशाल्लाह हम 6.5% के हिसाब से आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, इसमें जो खास जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो है सर्विसेज का। और सर्विसेज में तो हर किस्म की सर्विसेज, मेनली तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो है, और उसकी एक्सपोर्ट का भी हमने आपको कल भी बताया था, $400 बिलियन से भी ज़्यादा जो है साल में, पिछले साल ही एक्सपोर्ट हुए थे। अच्छा, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताता जा रहा हूँ। अच्छा, ये खास तौर पर इसलिए भी जो है ज़्यादा इसके नुमायाँ हो जाती है, क्योंकि जो बाकी दुनिया है ना, वो मंदी की तरफ जा रही है। हकीकत में उसकी वजह से हिंदुस्तान पे भी मनफी नेगेटिव असर पड़ रहा है। जैसे चीन जो है, उसका एक क्वार्टर का जो अभी रिपोर्ट आई 0.3% के हिसाब से बढ़ा। जर्मनी ने तो ऐलान कर दिया है वी आर इनटू रिसेशन। बरतानिया में 10% से ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन का रेट है। अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है 2% है। तो ऐसे में जाहिर है, अभी अभी जैसे धंधा जो है ना, सिर्फ लोकल तो नहीं होता, बाहर का भी होता है। जब बाहर धंधा कम होगा तो जाहिर है हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़ेगा। एक्सपोर्ट पे ऊपर असर पड़ेगा तो फिर जाहिर है टोटल कमाई हमारी भी कम हो जाएगी। तो ये पूरे सारे मुल्क एक दूसरे से इंटरलिंक्ड तो रहते ही है ना। ये क्या है कि भारत में ये जो आगे बढ़ता जा रहा है ना, इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। भारत की सरकार ने, मैंने आपको बताया था, 10 लाख करोड़ का तो बजट में अनाउंस किया था। अभी इस क्वार्टर में जो है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की तरफ से जो हुआ है ना, 2.8 लाख करोड़, यानी 2,80,000 करोड़ का, ये 3 महीनों में जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारी मुराद है नए एसेट्स तैयार करना, नए एयरपोर्ट, नए सी पोर्ट, नए रोड, नई रेलवे लाइन, और ऐसे जो भी काम होते हैं, नई नई बिल्डिंगें। तो अच्छा, इसके साथ साथ उसका असर जो है ना, प्राइवेट कैपेक्स के ऊपर भी पड़ रहा है। अभी कुछ दिन के भारत की जो वजीर खजाना है निर्मला सीतारामन, उसने बताया था कि अभी प्राइवेट का जो भी कैपेक्स है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है ना, एक तो उसने स्टेबिलिटी लाई है, इस्तेहकाम है भारत की सियासी माहौल में, और उसके अलावा उसकी जो पॉलिसीज हैं वो सभी प्रो ट्रेडर हैं, प्रो बिजनेस हैं, जिसकी वजह से बिजनेसमैन का एतमाद बढ़ता है मुल्क पर, सरकार पर, और फिर वो दिल खोल कर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरमायाकारी करते हैं। इसमें सिर्फ जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, शरह महंगाई, अफराते ज़र जो है वो 1 महीना केवल तक 4.5% था, अभी 7.5% हो गया। और उसकी वजह जो है ना, खाने पीने की जो अशिया है ना, उनमें तेजी है, और वो भी नेचुरल है। इंटरनेशनल यूक्रेन की जंग हो रही है, अच्छा खासा ब्लैक सी से जो है, काला समंदर जो है, वहां से यूक्रेन गंदम जो है एक्सपोर्ट कर रहा था। रूस ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में गेहूं के दाम बढ़ गए, और जाहिर है उसका असर हिंदुस्तान, भले ही हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है, चावल पर भी और गंदम पर भी, लेकिन उसके बावजूद असर पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा जो तेल है खाने का, जो खाने का तेल है वो भी महंगा हो चला है, क्योंकि भारत जो है ज़्यादातर तकरीबन 60% जो है एडिबल ऑयल भारत इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगवाता है, ब्राज़ील से सनफ्लावर ऑयल, इंडोनेशिया मलेशिया से पाम ऑयल। तो जाहिर है वो भी महंगा हो जाता है ऐसे में। तो इनकी वजह से जो है ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7.5% तक पहुंच गया है। गवर्नमेंट अपनी सही पूरी कोशिश कर रही है, आरबीआई भी
जो है मतलब इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने पर सोच विचार कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा है ना, उसकी वजह माल का न होना है, सप्लाई में प्रॉब्लम है, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं इसे, डिमांड में नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिमांड कम हो गई है, डिमांड बदस्तूर बनी हुई है, इसीलिए तो भाव बढ़ता जा रहा है। तो ये कोशिश करके या तो फिर मतलब इंपोर्ट और बढ़ाना पड़ेगा। अभी जैसे गंदम इंपोर्ट कर रही है भारत, वैसे गंदम एक्सपोर्ट करता था, अभी भारत गंदम इंपोर्ट कर रहा है ताकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कूल किया जा सके, ठंडा किया जा सके। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पूरा साल जब गुजरेगा तो ऑन एन एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जो वो भारत का जो टारगेट है वो तो 4% है, उससे ज़्यादा हो जाएगा। और जहाँ तक जीडीपी के बढ़ने का ताल्लुक है, इट विल रिमेन अराउंड 6.5% पर एनम। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।